अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 8 है। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 2 के रह गए हैं और कुछ चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन भी आज हम करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज एंड यूजर। एंड यूजर बेटा क्या होता है? एंड यूजर जो आपका ऐसा यूजर जिसके लिए आप सारा डेटाबेस बना रहे हैं या आप इसके लिए सारा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। एक तो आपका कस्टमर है ना, मिसाल के तौर पे कोई कंपनी का मालिक है, वो आपसे सारा बनवा रहा है, ठीक है। लेकिन उसने कंपनी का सॉफ्टवेयर बना के सारा सॉफ्टवेयर उसने अकेले तो यूज़ नहीं करना, ठीक है। वो अपने जितने भी एम्प्लॉय होगा उनको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा और वो सारे लोग मिलकर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो वो लोग जो कंप्यूटर को जो आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा एंड यूज़र, ठीक है। जिन लोगों ने उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे अगर हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या हम यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या इंस्टा यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग एंड यूज़र हैं, ठीक है। डेवलपर्स कौन है? जो जिन्होंने सारे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया है। उसके बाद है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है लेकिन ये थोड़े काफ़ी हद तक डिफरेंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। नंबर 1 इज डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बेटा आपकी ऐसा बंदा होता है कि जो उसको कंपनी के सारी चीज़ों का पता होता है, ठीक है। ये मैनेजरियल लेवल पे कोई पर्सन होता है जिसको कंपनी के सारे मॉड्यूल्स का पता होता है कि कंपनी में जो काम हो रहा है वो किस तरह से आ रहा है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे पैसा जाता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, माल कहाँ से आता है, माल कहाँ पे जाता है, स्टॉक कहाँ रखा जाता है, अगर माल बच जाए तो उसका हम क्या करते हैं। कंपनी के सारे प्रोसेस जितने होते हैं ना, जितने फंक्शन होते हैं उसको उसका पता होता है, ठीक है। या अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज में जितने प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ों का उसको पता होता है। इसको हम कहते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। असल में इसका मकसद क्या होता है? मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर को उस तरह से नहीं जानता होता लेकिन अपनी कंपनी को सारा जानता होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो जाएंगे किसी सॉफ्टवेयर हाउस टीम के पास, उन्हें कहेंगे हमें सॉफ्टवेयर बना दो, तो क्या ख्याल है वो खुद ही घर बैठ के सारा सॉफ्टवेयर बना देंगे? नहीं, वो पूछेंगे भैया आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है हम बना देते हैं, लेकिन आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप क्या कुछ बनवाना चाहते हो। वो उनसे जाके पूछेंगे अच्छा आपका किस तरह से प्रोसेस चलता है, स्टॉक में माल किस तरह से होता है, प्रोडक्शन लाइन में किस तरह से माल होता है, आपके जो आर्टिकल्स हैं जो किस तरह से राइट डाउन करते हैं आप, ठीक है, किस तरह से इसको सेग्रीगेट करते हैं। वो सारे जो प्रोसेस एक कंपनी में चल रहे होते हैं वो सारों को जाके समझना होता है। अब वो क्या करेगा? सारे लोगों से 1 बाय 1 जाके मिलेगा। वो जाता है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास, एक पर्सन की ड्यूटी लगाते हैं कि आपने सारी कंपनी का जो प्रोसेस वाला सिस्टम है वो इनको समझा दें, ठीक है। उसके बाद उसका काम होता है कि वो हर जगह पे जाए, हर पर्सन से मिलवाए, सारे प्रोसेस को समझाए ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो सारा उसको बना सके, ठीक है। सॉफ्टवेयर अगर मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो मुझे जब तक सारी चीज़ों की समझ नहीं आएगी मैं सॉफ्टवेयर बना नहीं सकता। अगर मैं कंपनी में काम नहीं भी करता लेकिन मुझे कंपनी के सारे काम को समझना पड़ेगा, फिर मैं जाऊँ सॉफ्टवेयर बनाने के काबिल होगा। तो मैं जाऊँगा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर मुझे पूरी कंपनी से तारुफ कराएगा कि इस तरह से काम होता है, ठीक है, और उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर बना लूँगा। दूसरी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसने सारी जो जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो हर पर्सन को समझाना होता है कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से चलेगा, यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस होगा, यहाँ से अगर आपने माल लेना है, अगर आपने अपने स्टॉक से माल लेना है या स्टोर से माल लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा बंदा कौन से किस पर्सन के पास कितने राइट्स हैं, किस पर्सन के पास कितने राइट्स नहीं हैं। आपको स्कूल की एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगी। जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर हमारा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर तो वो बताएगा कि जो टीचर है सिर्फ वही मार्क्स अपलोड कर सकता है, स्टूडेंट मार्क्स अपलोड नहीं कर सकता, स्टूडेंट मार्क्स चेंज नहीं कर सकता, स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स देख सकता है। टीचर के पास अथॉरिटी है कि वो मार्क्स अपलोड भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब ये सारा एक सिनेरियो है, बात समझ आ रही है? ये सारा एक सिनेरियो है जिसके साथ सारा मामला होगा, ठीक है।
उसके बाद है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा जी, ये वो पर्सन है जो डेटाबेस बनाने का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसने डाटा एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना है, उससे सारी चीज़ें पूछनी है, उससे सारे फंक्शन पूछने हैं, सारे प्रोसेस पूछने हैं, सारे काम किस तरह से हो रहे हैं पूछना है, और उसके बाद इसने एक प्लान बना के डेटाबेस बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसको ये कंप्यूटर एक्सपर्ट होना चाहिए, इसके पास सारी स्किल्स होनी चाहिए कि डेटाबेस किस तरह से बनाना है। ये एक्चुअली डेवलपर है, इसके पास कंप्यूटर की स्किल्स ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये पहले भी कंपनी में काम करता था, बस कंपनी का इसको पता होना चाहिए। ये पर्सन जो है इसके पास कंप्यूटर्स की तमाम स्किल्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे का सारा डेटाबेस इसी पर्सन ने डिज़ाइन करना है, ठीक है। इसी ने बैठ के सारे वो किस तरह से कॉलम बनाने हैं, किस तरह से टेबल्स बनाने हैं, उन टेबल्स को आपस में किसके लिंक करना है, कौन से टेबल की क्या अथॉरिटी होगी, किस टेबल को कौन सा पर्सन एक्सेस कर सकता है, किस पर्सन को कौन सा पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, वो सारी की सारी चीज़ें, डाटा डिक्शनरी क्या है, डाटा डेफिनेशन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें इस पर्सन ने बजाते खुद बनानी है, ठीक है। ये एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है, ये जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये बेसिकली कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है। और डाटाबेस इंस्टॉल करने के बाद डाटाबेस सही तरह से वर्किंग करता रहे, ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ले बेटा, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, ठीक है। इसमें भी हम कुछ छोटे छोटे आज पॉइंट्स हैं या कुछ छोटे छोटे आपके टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस का जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें से किस तरह का है कि आपने टॉपिक फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं SDLC का, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसी से कुछ मिलता जुलता टॉपिक ये हम डेटाबेस के लिए पढ़ रहे हैं। नंबर 1 इज एनालिसिस। एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम अब एनालाइज करते हैं कि जो हमें प्रोजेक्ट मिला है ये क्या है, ठीक है। डेटाबेस का सारा पूरा थ्रू आउट हम एनालिसिस करते हैं कि डेटाबेस किस तरह से बनाना है, किस तरह से इसको चलाना है, क्या इसमें वर्किंग होगी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सारा एक हम थ्रू आउट एनालिसिस करते हैं। इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो चीज है ये फिजिबल भी है कि नहीं। जी बेटा, फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखेंगे कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो फिजिबल भी है कि नहीं, और किन किन लिहाज से हम देखेंगे फिजिबल भी है कि नहीं। टाइम के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, ठीक है, स्कोप के लिहाज से, और भी कुछ चीजें वन बाय वन देखते हैं। टाइम के लिहाज से कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं उसमें वो कितना टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं कि जितना टाइम उन्होंने बोला उन्होंने कहा 1 मंथ में हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास इतनी टीम है हमें 2 मंथ लग जाएंगे या 3 मंथ लग जाएंगे, तो दैट इज नॉट फिजिबल फॉर अस। सबसे पहले हमने देखना है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं कि वो फिजिबल है टाइम के अकॉर्डिंग कि नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट के लिहाज से हम देखेंगे कि इसमें कितनी कॉस्ट आती है, ठीक है। कॉस्ट के लिहाज से हम देखेंगे कि इसमें कितनी कॉस्ट आपको पड़ रही है, क्या सॉफ्टवेयर जितना आपको कॉस्ट मिल रही है उससे महंगा तो नहीं है, ठीक है। जितनी मिसाल के तौर पे आपको सॉफ्टवेयर कॉस्ट आ रही है 50,000, लेकिन जो कंपनी है वो आपको पे कर रही है 30,000, तो ये तो आप नुकसान में जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं इसका स्कोप, कि अगर इस सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं तो इसका स्कोप क्या होगा, यानी ये कहाँ पे यूज होना है, ये सिर्फ चंद लोगों ने यूज करना है, या एक कंपनी ने यूज करना है, एक मल्टीनेशनल कंपनी ने यूज करना है, या पूरी दुनिया ने यूज करना है, ठीक है। और हर स्कोप के लिहाज से सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है कि 500 लोगों ने यूज करना है, या 5,000 ने यूज करना है, या 5 लाख लोगों ने यूज करना है, ठीक है, या 5 मिलियन लोगों ने यूज करना है। जिस तरह फेसबुक की बात करें तो वो तो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, मिलियंस ऑफ यूजर उसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि स्कोप
कि हर लिहाज से जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस काम के बाद हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम वो सारी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए, और जो जो सी चीज़ें चाहिए क्या वो हमारे पास मौजूद भी हैं कि नहीं, ठीक है। कि कितने लोगों की टीम चाहिए, कितना हमको टाइम चाहिए, कितनी इसमें कॉस्ट आएगी, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर हमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, किन किन लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानिंग। आपने सारी फिजिबिलिटी भी देख ली, रिक्वायरमेंट्स भी आप गैदर कर ली, अब आप बनाने जा रहे हैं तो बनाने से पहले उसको प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सारा कुछ देखा आप बस बनानी शुरू कर दी, नहीं, पहले आप उसको प्लान करेंगे कि आया जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वाकई बन भी रही कि नहीं बन रही, और किस तरह से बनेगी, उसकी प्रॉपर प्लानिंग हमको चाहिए। प्लानिंग में क्या करेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे हिस्से करेंगे, उसके छोटे छोटे मॉड्यूल बना लेंगे, ठीक है। उस मॉड्यूल में क्या करेंगे कि हम मिसाल के तौर पे हमारे पास 10 लोग हैं तो हम देखेंगे कितने लोग फ्री हैं, लेट्स से अगर 5 लोग फ्री हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा बंदा कौन से काम को बेहतर कर सकता है। फिर हम अपने सारे जो मिसाल के तौर पे मेरे सॉफ्टवेयर उसके मैंने 5 मॉड्यूल बना दिए, अब मैं असाइन करूंगा कि ये वाला काम एक ये वाला पर्सन करेगा, ये वाला काम सेकंड पर्सन करेगा, ये वाला थर्ड करेगा, ये फोर्थ करेगा, ये 5 करेगा, ठीक है। हर एक पर्सन को उनकी ड्यूटीज असाइन की जाएंगी, काम के छोटे छोटे हिस्से। मिसाल के तौर पर अगर स्कूल के सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम कहते हैं जो टीचर का पोर्टल है वो एक पर्सन बनाएगा, जो स्टूडेंट का पोर्टल है वो दूसरा पर्सन बनाएगा, जो एग्जामिनेशन का पोर्टल है वो तीसरा पर्सन बनाएगा, जो फी का पोर्टल है वो चौथा पर्सन बनाएगा, जो मेन पोर्टल है वो ये बंदा बनाएगा, ठीक है। अब हमने उस सारे सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे चंक्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया और सारे लोगों को वो दे दी ताकि सारे लोग अपना अपना काम कर सके। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। आपने जो सारा काम कर लिया है, ठीक है, वो अब किस तरह से आपने उसका करना है, मतलब उसको जो आपने अमली जामा पहनाना है या उसको आपने बुरुए कार लाना है वो किस तरह से करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम डाटा एनालिसिस करेंगे, हम डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, सिस्टम डिजाइन की डायग्राम्स बनाएंगे, डिसीजन टेबल्स बनाएंगे, डिसीजन ट्रीज बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने पूरा एक प्लान बनाना होता है कि अगर रास्ते में ये रुकावट आ गई तो इसका हल क्या करना है, अगर रास्ते में इस तरह से हो गया तो इसका हल क्या करना है। मिसाल के तौर पर एक स्कूल में या कॉलेज में क्या होता है कि सारे टीचर्स अपनी अपनी क्लास पढ़ाते हैं, लेकिन जो एडमिन होती है उसने प्लान बनाया होता है पहले कि अगर ये टीचर छुट्टी कर जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे, अल्टरनेट क्या करेंगे। और यहाँ अगर इस तरह से टीचर छुट्टी कर जाता है, लीव आ जाता है, कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। उन्होंने सारी अपनी सिचुएशंस को मैनेज किया होता है पहले से, उन्होंने सारा प्लान बनाया होता है। तो डाटा एनालिसिस में हमारे पास जो भी डाटा कलेक्ट होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं और हम डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पे हमने सही काम किया, कहाँ पे हमने गलत काम किया और किस तरह से हमने नेक्स्ट आगे चलना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।